ठीक है, जब आपकी अमित शाह जी से मुलाकात हुई तब तक चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन को कई मुद्दों पर आंख दिखाना शुरू कर दिया था। तो अमित शाह जी के हाव भाव से कुछ ऐसा आपको प्रतीत हुआ कि पास्ट में उनसे या लोकसभा चुनाव में उनसे कुछ गलती हुई? एक व्यक्ति विशेष को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देके आपको साइडलाइन करके उनके बॉडी लैंग्वेज में हाव भाव में, क्योंकि हर बात सर गलती तो हुई और पछता रहे थे अमित शाह अपने फैसलों पर। वो सीट मिल गया, लेकिन आप सरकार का विरोध करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलता है। तो एनडीए गठबंधन के लोगों ने आपको इतनी बड़ा सम्मान दिया, 1 सीट से 5 सीट आपको दिया, और आप एनडीए गठबंधन के सरकार को आप आंख दिखा रहे हैं। ये मेरे समझ से डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये अच्छी बात नहीं। लेकिन आपको लगता है कि चिराग पासवान ने अपने विकल्पों को खुला रखा है? अगर एनडीए से बात बनी तो ठीक, लेकिन आगे विधानसभा चुनाव में उधर कुछ खास नहीं मिला तो बाकी ऑप्शन भी देखेंगे? 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस ढंग से जो रवैया हम लोग देख रहे हैं और सरकार के विरुद्ध जिस ढंग से आवाज़ उठ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अकेले चलो का नारा लग सकता है। ठीक है, आपको लगता है कि चिराग के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको गलत मशवरा देता है? अगर आप लोग एक साथ होते तो शायद चीजें ठीक होती, क्योंकि बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद, गाइडेंस चाहिए होता है भी, लेकिन मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, जिसको पूरा बिहार के लोग जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति है। उस व्यक्ति का नाम बता करके मैं हीरो नहीं बनाऊंगा, लेकिन व्यक्ति है जो गलत सलाह देता है और इसके चलते परिवार और पार्टी टूटी। चिराग से आपकी नाराजगी सर दिखती है, भाभी से क्या नाराजगी? नहीं, भाभी जी से हमारी कोई नाराजगी नहीं थी। एक बार भाभी देखिए, बड़ी भाभी है, वो माँ के समान है। तो जानने के साथ और वापसी के बाद भी मैं भाभी जी को, बड़े साहब को मैं पैर छू के प्रणाम करता था। वो खड़े होकर नहीं, मैं झुक के पैर पकड़ के मैं प्रणाम करता था। तो बड़ी भाभी है, बड़ी भाभी माँ के समान होता है। आज भी हमारा उनके प्रति बड़ी माँ के जो सम्मान होना चाहिए भाभी के समान होता, वो है। उनको चाहिए था, वो बड़ी हैं, उनको चाहिए था हमसे पूछना कि पारा जी आपकी क्या नाराज़गी है, आप क्यों नाराज़ हैं, आइए हम लोग मिल बैठ के एक साथ रहें। ये उनकी ड्यूटी थी, हमारी ड्यूटी नहीं। चिराग पासवान और प्रिंस राज की बात करते हैं। घर के दोनों लड़के हैं, आपके परिवार के लड़के हैं। एक की उम्र 41 साल हो रही, एक की 35 साल है। तो जवान लड़कों की शादी की चिंता सता रही है कि नहीं चाचा जी को, क्योंकि बड़े आप हैं? और आजकल जो नौजवान लड़का है वो अपने आप में गार्जियनशिप नहीं मानता है। हो रही है। जब चिराग पासवान छोटे थे, चाचा चाचा करते होंगे, पीछे पीछे घूमते होंगे, कुछ और उस दौर का कुछ अच्छा किस्सा बताइए। चाचा तो आज भी कहते हैं, उसमें कहाँ दूर है। चाचा और भतीजा का रिश्ता तो आज भी है। और तो बचपन में हम लोगों ने चिराग पासवान को गोद में खिलाया, दुलार किया, प्यार किया, सब कुछ हुआ अपनी जगह। लेकिन चिराग राजनीति में तरक्की कर रहे हैं और देश में बड़े नेताओं में उनकी गिनती होने वाली, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। खुशी होती है कि परिवार का एक लड़का अच्छा कर रहा है? खुशी तो स्वाभाविक है, खुशी तो होगा ही। पासवान जी देश के इतने बड़े नेता हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी जुड़ गए हैं। लोग इनको चिराग के चाचा के नाम से भी पूरे देश में जानते हैं। इन्हीं से आज हम लोग बातचीत करेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव समेत नीतीश कुमार, चिराग पासवान और साथ ही जो देश की सियासत है उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका पशुपति कुमार पारस जी। तो सर, पर बिहार का विधानसभा चुनाव है, क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, 2025 अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। उसकी तैयारी सभी दल के लोगों के द्वारा, खास करके एनडीए गठबंधन के जितने लोग हैं, सब लोगों की तैयारी शुरू हो गई है। और मैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारे पार्टी की बैठक 31 जुलाई को हम लोगों ने पटना में की थी। बड़ी बैठक हुई थी और उसमें पूरे बिहार से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी, और इवन की 6-7 स्टेट के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, दूसरे स्टेट से, और प्रदेश अध्यक्ष भी उस बैठक में शरीक हुए थे। और बैठक बहुत ही शानदार हुई। इतनी उम्मीद मुझको नहीं थी कि इतनी अच्छी बैठक होगी, इतने अच्छे लोग आएंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ और मुझको एक सीट भी नहीं मिला। फिर भी उस बैठक में तय हुआ था, उसके पहले जो हमारी बैठक हुई थी मार्च में, तो उसमें तय हुआ था कि व्यक्तिगत हित और पार्टी हित को हम माइनस करके
और राष्ट्र हित में, देश हित में, देश की क्या पुकार है, राष्ट्र की क्या पुकार है लोकसभा के चुनाव में, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ थे और आज हैं भी और भविष्य में भी हम रहेंगे। और उसी के तहत हमारी पार्टी का जो फैसला हुआ उसके तहत हम लोग, हमारी पार्टी पूरे देश में, हम लोगों ने एनडीए गठबंधन खास करके परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, और आपको भी जानकारी है कि आज के तारीख में आज़ादी के बाद देश को पहला प्रधानमंत्री मिला है जो देश ही नहीं विदेशों में भी के रूप सर्वमान्य नेताओं के रूप में वो माने जाते हैं। और 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है पूरे देश में, और 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के वो सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन आपका ख्याल नहीं रखा लोकसभा चुनाव में? नहीं, ठीक है, वो तो चलते रहता है। देखिए, राजनीति में अप डाउन चलता रहता है। जैसे अभी दिन है तो कभी रात होगा, कभी रात है तो कभी दिन होगा। सुख दुख, गरीबी अमीरी, दिन रात, ये सब चलते रहता है। और हम लोग जयप्रकाश नारायण के शिष्य रहे, 74 के आंदोलन के हम लोग प्रोडक्ट हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 77 से आज से 47 वर्ष पूर्व हम बिहार विधानसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य हुए थे। और बिहार में हमने 8 बार बिहार विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने गए, और 4 बार बिहार सरकार में मंत्री रहे, 9वां बार हम लोकसभा के सदस्य बनाए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी बना। तो मैं ये कह रहा था कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी जो है वो टकटकी निगाह से हमारे प्रधानमंत्री की ओर देखता है। और मुझको ये बात भी कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन कर्म प्रधान होता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल देता है भगवान। ये गीता का ज्ञान है। हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना अच्छा कर्म है कि लोग उनको गॉड के रूप में देखते हैं। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है। लेकिन 140 करोड़ की जो आबादी देश में है, पिछड़ा है, दलित है, अक़लियत के लोग हैं, ऊंची जाति के भी लोग हैं, किसान है, मजदूर है, महिला है, सभी लोगों का ख्याल उनके द्वारा रखा गया। अब आप देखिए कि जैसे अभी 1 नेशन 1 राशन कार्ड है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में लगभग 81 करोड़ लोगों को 1 नेशन 1 राशन कार्ड की सुविधा दी गई माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इसी तरफ देखिएगा वृद्धा पेंशन है, सुलभ शौचालय है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो इस ढंग से मेडिकल सुविधा है, 5 लाख रुपया लोगों को दिया गया। तो इस ढंग से नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर तक जो गरीब लोग हैं उसको देखने वाला आज तक देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला नरेंद्र मोदी के छोड़। आप देखिएगा कि उनके जन्मदिन पर उनको याद है 7 सितंबर में उनका जन्मदिन होता है। उसमें विश्वकर्मा समाज के लोगों को, जो कारीगर लोग होता, छोटा छोटा जो कारीगर है, उसको सब मिला करके उन्होंने एक योजना बनाई, एक डिपार्टमेंट का निर्माण किया और उसमें काफ़ी सुधार दिया। तो इसलिए उसी का आरोप, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में 3री बार बहुमत मिला देश को एनडीए गठबंधन की सरकार में, उसी तरह से बिहार विधानसभा का जो चुनाव 2025 में है, उसको पूरी उम्मीद है कि बिहार विधानसभा में भी एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत से भी अधिक सीट, 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बिहार में बनेगी। ठीक है, इस बार हमने देखा कि क्लीन मैंडेट एनडीए को नहीं मिला 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो अच्छी बातें तो हो गई सर, लेकिन ये भी दर्शकों को बताइए कि आपको क्या लगता है, क्यों नहीं क्लीन मैंडेट मिल पाया एनडीए को? क्या कमी रह गई एनडीए की तरफ से? कोई कमी कोई कुछ नहीं रहा, क्योंकि 2014 से लेकर आज तक सरकार है। तो थोड़ा बहुत तो नाराज़गी होता है, हो सकता है किसी लोग कुछ काम नहीं हुआ हो, कुछ हुआ हो, तो उसकी नाराज़गी, थोड़ी बहुत नाराज़गी थी। फिर भी मैंडेट जो मिला 240 सीट मिला, और जो हमारे सहयोगी दल हैं उसके लगा कि हमारी सरकार चल रही है, उसमें कोई खामी नहीं है। और ख़ास करके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है। ठीक है, बिहार में 9 सीटों का नुकसान हुआ। 10 सीट, 9 सीट करने में 10 सीट। नहीं सर, 2019 के कंपेयर में 2019 में एनडीए को 39 मिला था और इस बार 30 मिला है, तो बिहार में बड़ा लॉस हुआ है। नहीं, बहुत बड़ा लॉस हम नहीं कर सकते हैं। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन से जब सत्ता में लोग रहता है, कोई भी व्यक्ति है, अब बहुत चीज़ें सत्ता में रहने के बाद स्वाभाविक है कुछ लोगों की नाराज़गी होती है। अब 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं तो सबको खुश करना तो स्वाभाविक नहीं है। लेकिन ये बात तो हम निश्चित रूप से आपको कहेंगे कि पूरे देश में 80 से 85% लोग, जो सर्वे हुआ, जो सर्वे का रिपोर्ट है, 80 से 85% लोग उस समय में भी चाहते थे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
ठीक है। 2019 में जब एनडीए बिहार में या पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तब बिहार में जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन था। तब आपकी पार्टी कंबाइन थी। इस बार उपेंद्र जी भी साथ आ गए, जीतन राम मांझी भी साथ आ गए, चिराग तो थे ही, आप भी थोड़ा मन में दुख लेकर भी साथ थे। तो गठबंधन बड़ा हो गया, ताकत बढ़ गई, लेकिन रिजल्ट कम हो गया। सर, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे कारण ये है कि उस समय इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं था। विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं था। इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव आप देखे होइएगा कि एक तरफ है एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। उन लोगों ने भी पूरी ताकत लगाया और पूरी ताकत के साथ उन लोगों का भी हुआ और इंडिया गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन का हुआ। उसके हिसाब से यदि बिहार में हमको 9 सीट कमी आया तो मैं उसको बहुत कम नहीं मानता हूँ। ठीक है। अभी 243 जो विधानसभा की सीट है सर, उसमें आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 243 विधानसभा का सीट है, उसमें यदि एनडीए गठबंधन इंटैक्ट रहा और ईमानदारी पूर्वक सीट का बंटवारा हुआ तो निश्चित रूप से 243 में 200 सीट एनडीए गठबंधन के झोली में जाएगा। ठीक है। और आप एनडीए में क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी पार्टी जो आरएलजेपी है, उसको कितनी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी को देना चाहिए? देखिए, अभी चुनाव का तकरीबन 1.5 वर्ष है। तो 1.5 वर्ष है तो 1.5 वर्ष पहले सीट का बंटवारा नहीं होता। आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, किसी भी दल में हो, एनडीए गठबंधन में हो, इंडिया गठबंधन हो या किसी व्यक्तिगत पार्टी में भी देखे होइएगा कि 1.5 वर्ष पहले सीट का बंटवारा नहीं। तो सीट का बंटवारा तब होता है तब जबकि चुनाव का 3 महीना 2 महीना बचता है, तब सीट का बंटवारा होता है। और एनडीए गठबंधन में 6 दल हम लोग हैं बिहार में। जब समय आएगा, जैसे अक्टूबर नवंबर में चुनाव है तो 2025 के मार्च अप्रैल में बैठकें होगी और उसमें जो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, आज की तारीख में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो जब सब लोगों की बैठक होगी तो बैठक में जिसका जो जनाधार होगा, जिस पार्टी का जो संगठन होगा, जहाँ जो जीतने लायक होगा, हमारी तो मान्यता यही है कि जहाँ आपके पास अच्छा उम्मीदवार है, जिताऊ उम्मीदवार है, वो सीट ले करके आप जीतिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं हो, हम सीट लेके बर्बाद करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अमित शाह जी से आपकी मुलाकात हुई और जो बातें आपकी पार्टी की तरफ से हम लोगों तक पहुंची है सूत्रों के हवाले से, उसमें यह कहा गया कि आप लोगों को अश्योरेंस दिया गया है कि भाई अब अन्याय नहीं होगा। तो क्या अश्योरेंस दिया गया? देखिए, आज से कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले जब मैं पटना गया था तो बिहार में भाजपा के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, वो मेरे घर पर आए थे। और मेरे घर पर आए थे तकरीबन 1 घंटा तक हम लोग साथ में रहे, नाश्ता वगैरह भी किए। उनके घर पर, मेरे घर पर आने का एक दूसरा अर्थ भी है कि हमारा उनका रिश्ता पुराना रिश्ता है। हम लोग एक ही जिला के हैं जी। खगड़िया मेरा भी घर है, खगड़िया जिला में, खगड़िया उनका भी घर है। पुराना रिश्ता है, उस रिश्ता के नाते भी हमारे पास आए और बहुत से विधानसभा के चुनाव के संबंध में उनसे हमारी बातें हुई कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे बिहार में गठबंधन की जीत होगी। उसके बाद मैं जब दिल्ली आया और पहले से ही हम लोगों ने समय मांगा था माननीय गृह मंत्री जी से, संजोग से उसके 4 दिन के बाद मुझको समय मिला तो मैं गया। मेरे साथ में प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज पासवान जी भी थे। हम लोग की मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक हुई और मैं अपनी बात में अपनी व्यथा उनसे कहा कि वो लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी के साथ में, क्योंकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है और दलित के मसीहा हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, इसलिए दलित के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। तो जो भविष्य में जो बात बीत गई उसको दरकिनार करते, जो आने वाला समय है, भूतकाल को भूल जाइए, भविष्य की चिंता करिए। आने वाला समय जो बिहार विधानसभा का 2025 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, उसमें मैंने उनसे आग्रह किया कि निश्चित रूप से हमारी जो क्षमता है, हमारी पार्टी का जो संगठन का जो हमारा नेतृत्व करता है, हम देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं 77 से लेकर आज तक बिहार की मैं राजनीति में रहा हूं और मैं संगठन करता रहा। संगठन हमारा बहुत मजबूत था और पासवान जी जब जीवित भी थे तो पासवान जी देश के बहुत बड़े नेता माने गए। लेकिन बिहार का जब प्रोग्राम होता था या बिहार का कोई भी मामला आता था तो पासवान जी बिना हमसे पूछे हुए नहीं करते थे और सब व्यवस्था मैं करता था, चाहे रैली हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, मीटिंग हो, सीट, ये पूरे बिहार के लोगों को जानकारी है। इसलिए बचपन से
जब से मैं राजनीतिक जीवन में आया हूँ, मैं स्टूडेंट लाइफ से भी मैं संगठन करता रहा हूँ और संगठन पर मुझको पूरा विश्वास है। आज भी हमारी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला और कुछ दल को 5 सीट मिला। उनके दल के अधिकांश 24-25 लोग पार्टी छोड़ के भाग गए, लेकिन हमारे दल को एक भी सीट नहीं मिला। फिर भी हमारे दल का एक भी वर्कर नहीं भागा। हमारा बिहार में 38 जिला है और मैं जब 31 जुलाई को बैठक बुलाई थी, 31 में से 37 जिला अध्यक्ष हमारे मीटिंग में मौजूद थे। चूँकि हम संगठन करता है, वर्कर्स को प्यार देते हैं, इसलिए हमारी पार्टी का संगठन पूरे बिहार में है। और माननीय गृह मंत्री जी से मैंने यही आग्रह किया कि आप हमारे संगठन को देखते हुए, मेरे जनाधार को वोट देखते हुए, हमारा जो वोट बैंक है उसको भी देखिए। कुछ लोग हाई फाई में है, हाई फाई की बात नहीं करिए, जो असलियत है, जो ज़मीनी नेता है उसको आप देखिए, उसके अनुसार आप विधानसभा के चुनाव में अपना फैसला दीजिए। ठीक है, जब आपकी अमित शाह जी से मुलाकात हुई तब तक चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन को कई मुद्दों पर आंख दिखाना शुरू कर दिया था। तो अमित शाह जी के हाव भाव से कुछ ऐसा आपको प्रतीत हुआ कि पास्ट में उनसे या लोकसभा चुनाव में उनसे कुछ गलती हुई? एक व्यक्ति विशेष को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके आपको साइडलाइन करके उनके बॉडी लैंग्वेज में हाव भाव में, क्योंकि हर बात सर गलती तो हुई, हम उसको गलती नहीं कर सकते हैं। मैं ये कहा कि मेरे दल के साथ में न्याय नहीं हुआ, क्योंकि हमारी पार्टी भी दलित की पार्टी है और हमारा जो वोट बैंक है बिहार में, वो वोट बैंक मैं 100% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पासवान जी के बाद बिहार का जो पासवान समाज के लोग हैं वो निश्चित रूप से मुझको नेता मानते हैं। और पछता रहे थे अमित शाह अपने फैसलों पर? कोई बातचीत में, कोई बॉडी लैंग्वेज में कोई पछतावे वाली फीलिंग थी? नहीं, देखिए इंटरनल बात क्या है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात तय है कि सरकार में रह के और सरकार से बैर नहीं करना चाहिए। बात समझ गए ना? हमारी बात को समझ लीजिए कि सरकार ने या एनडीए गठबंधन के लोगों ने, एनडीए के जो बड़े नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, यदि आप पर विश्वास किए हों, आप विश्वास करके आपको सीट दिया गया और आप कहते हैं कि मैं अपने बल पर चुनाव जीत के आया हूँ, नहीं। पूरे देश में कोई भी एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है जो ये दावा करे कि वो अपने बल पर चुनाव जीत के आया है। जो भी सीट मिला है, 240 सीट मिला है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर मिला है। तो सीट मिल गया, लेकिन आप सरकार का विरोध करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलता है। और ताली एक हाथ से नहीं बजता, एक हाथ से चुटकी बजता है, एक हाथ से ताली जब भी बजेगा तो दोनों हाथ से बजता है। तो एनडीए गठबंधन के लोगों ने आपको इतनी बड़ा सम्मान दिया, 1 सीट से 5 सीट आपको दिया, और आप एनडीए गठबंधन के सरकार को आप आंख दिखा रहे हैं। ये मेरे समझ से डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से हम लोग गौर कर रहे हैं बातचीत में जिस अंदाज में चिराग पासवान केंद्र की सरकार पर हमलावर हैं, आपको लग रहा है कि आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि आप दूसरा ऑप्शन, दूसरा विकल्प पर विचार नहीं कर रहे, आप एनडीए के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि चिराग पासवान ने अपने विकल्पों को खुला रखा है? अगर एनडीए से बात बनी तो ठीक, लेकिन आगे विधानसभा चुनाव में उधर कुछ खास नहीं मिला तो बाकी ऑप्शन भी देखेंगे? आपने देखा होगा कि 2020 में, उसमें मैं भी दल में था, मैंने विरोध किया था जी कि हम एनडीए गठबंधन में हैं, हम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 2020 में चूँकि उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन और पार्लियामेंट अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही थे, उनका फैसला हुआ कि मैं अकेले चुनाव लड़ूँगा, और चुनाव लड़े। तकरीबन 250 सीट पर चुनाव लड़े भी, और उस समय में बड़े भैया की मृत्यु हो गई थी और हमारी पार्टी एक थी। हम लोगों ने विरोध नहीं किया था, ठीक नाराज़गी थी हमारी पार्टी से, लेकिन हम लोगों ने विरोध नहीं किया था। उस समय जो वोट आया तो लोगों में, वोटर्स में गलतफहमी हुई कि ये सब जगह रिमोट बोला कि हम भाजपा के साथ हैं और नीतीश कुमार के विरोध में। तो नतीजा हुआ कि भाजपा में जिन लोगों को टिकट नहीं मिला था वो लोग आकर के चिराग पासवान के पार्टी से चुनाव लड़ा। उसमें जो वोट और परसेंटेज आया तो उसमें इनका कहना है कि मेरा वोट नहीं, वो पासवान जी के नाम पर, पासवान जी की मृत्यु हुई थी, पासवान जी के नाम पर सहानुभूति वोट था, उसमें किसी का लेना देना नहीं है। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट मिला। उसी तरह बिहार विधानसभा में जो 2020 में चुनाव हुआ था, वो पासवान जी की मृत्यु के बाद पासवान जी के नाम पर सहानुभूति वोट मिला था, न कि चिराग पासवान को मिला था। अब उसकी पुनरावृत्ति हो सकता है, मैं इसको
100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस ढंग से जो रवैया हम लोग देख रहे हैं और सरकार के विरुद्ध जिस ढंग से आवाज़ उठ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अकेले चलो का नारा लग सकता है। ठीक है, आपको लगता है कि चिराग के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको गलत मशवरा देता है? अगर आप लोग एक साथ होते तो शायद चीजें ठीक होती, क्योंकि बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद, गाइडेंस चाहिए होता है भी, लेकिन मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। जिस पूरा बिहार के लोग जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम बता करके मैं हीरो नहीं बनाऊंगा। लेकिन व्यक्ति है जो गलत सलाह देता है और इसके चलते परिवार और पार्टी टूटी। पिछले आप एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे बिहार के लोगों को जब किसी भी परिवार से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पूछेगा कि रामविलास पासवान, पशुपति कुमार पारस, रामचंद्र पासवान में क्या संबंध था? राम भरत लक्ष्मण का संबंध, राम भरत लक्ष्मण का संबंध था तीनों भाई में। और क्या कारण है कि बड़े भैया और छोटे भैया की मृत्यु के बाद हमारी पार्टी भी टूट गई, हमारा परिवार भी टूट गया? क्या कारण है? कौन सी विपरीत परिस्थिति आई? कौन सा भूकंप आ गया? इसको गौर से सोचना पड़ेगा आप लोगों को। वो रामविलास पासवान जी का देन था और आज वो नहीं है, तो हमारी पार्टी भी टूट गई, हमारा भैयारी भी खत्म हो गया, परिवार भी टूट गया। इसके अलावा एक बात और आपसे ये हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि जो युवा नेता हैं, जो चाहे तेजस्वी हो चाहे चिराग पासवान हो, कौन लग रहा है कल को फ्यूचर सीएम कौन हो सकता है और एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार के बाद दूसरा चेहरा कौन होगा? देखिए, ये तो फैसला एनडीए को करना है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी का फैसला करना है। लेकिन सरकार बनेगी एनडीए की, युवा चेहरा हो। लेकिन हम तो इसे पक्षधर हैं कि अनुभव सबसे बड़ी चीज़ है। राजनीति हो या पारिवारिक लाइफ में हो, यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो आप सफल पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। ये अनुभव होना, और उम्र के हिसाब से अनुभव भी होता है। कम उम्र है तो आपको उतना ज्ञान नहीं होगा। इसलिए एनडीए गठबंधन के तहत बिहार में सरकार बनेगी और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जिसको भी बना दें वो बिहार का मुख्यमंत्री। ठीक है, अरुण भारती जी का एक बयान आया था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि पार्टी परिवार एकजुट हो जाए तो एक बार चिराग पासवान या उनकी मम्मी से बातचीत करनी चाहिए। तो क्या वो दरवाजा खुला है, बातचीत का रास्ता है या बंद हो चुका है? जान लीजिए, अरुण भारती कभी जमाई बाबू हैं, 2 महीना पहले ही, ठीक है, जमाई पुराने हैं, जमाई भी हैं, मैं उनकी शिकायत नहीं करूँगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, रहीमन कवि की कहानी है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो कि कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन। जब दल टूटता है तो दल जुट सकता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। इसलिए आपने जो प्रश्न किया है वो मेरे हिसाब से उसकी संभावना नहीं के बराबर। ठीक है, चिराग से आपकी नाराजगी सर दिखती है, भाभी से क्या नाराजगी है? नहीं, भाभी जी से हमारी कोई नाराजगी नहीं। एक बार फोन उठा के बात तो करिए। भाभी है, वो माँ के समान है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब भी बड़े साहब बीजेपी थे, मैं जाता था 12 जनपद में, तो जाने के साथ और वापसी के बाद भी मैं भाभी जी को और बड़े साहब को मैं पैर छू के प्रणाम करता था। वो खड़े होकर नहीं, मैं झुक के पैर पकड़ के मैं प्रणाम करता था। तो बड़ी भाभी है, बड़ी भाभी माँ के समान होता है। आज भी हमारा उनके प्रति बड़ी माँ के जो सम्मान होना चाहिए, भाभी का सम्मान होता वो है। उनको चाहिए था, वो बड़ी है, उनको चाहिए था हमसे पूछना कि पारा जी आपकी क्या नाराज़गी है, आप क्यों नाराज़ हैं, आइए हम लोग मिल बैठ के एक साथ रहें। ये उनकी ड्यूटी थी, हमारी ड्यूटी नहीं थी। और मेरी जो ड्यूटी थी, मैंने आने वक्त ही मैंने उनको बता दिया था कि मैं क्यों नाराज़ हूँ। मैं उन भाभी जी से कह के आया था कि आज के बाद से मैं 12 जनपद में नहीं आऊँगा। उसके बाद से भी 12 जनपद नहीं गया। भाभी ने मनाने की कोई कोशिश नहीं की? नहीं, मनाने की कोशिश नहीं। जाने दिया? हाँ, तो उनकी कुछ मजबूरी थी। मेरा जो प्रश्न था उसमें कुछ मजबूरी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई संभव नहीं है, हम अपना चले गए। ठीक है, चिराग पासवान और प्रिंस राज की बात करते हैं। घर के दोनों लड़के हैं, आपके परिवार के लड़के हैं। एक की उम्र 41 साल हो रही, एक की 35 साल है। शादी 41 के चिराग पासवान है, 35 के प्रिंस राज हैं अप्रॉक्स। तो जवान लड़कों की शादी की चिंता सता रही है कि नहीं चाचा जी को, क्योंकि बड़े आप हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग बच्चे थे, पढ़ते थे, उसमें पासवान जी भी थे, मैं भी था। हमारे पिताजी खजूर के छड़ी काट के देते थे टीचर्स को मारने के लिए। यदि बच्चा नहीं पढ़ता तो इसको पीटिए। और हम लोगों की पिटाई होती थी। और महीने में 10 दिन हमारी माँ खाना नहीं खाती थी रात में।
क्योंकि हम लोग नाराज़ हो जाते थे, भूखे सो जाते थे। हमारे पिताजी और माँ में होता था, हमारे पिताजी कहते थे पढ़ना पड़ेगा बच्चे को। हमारी माँ कहती थी बच्चा नहीं पढ़े लेकिन टीचर मारता क्यों है। तो वो ज़माना एक अलग था, से 60 वर्ष पहले, और आज का ज़माना अलग है। आज अपने बच्चे को आप मारने की बात तो छोड़ दीजिए, आप डांट भी नहीं सकते हैं। ये ज़माना कंप्यूटर का युग हो गया, और आजकल जो नौजवान लड़का है वो अपने आप में गार्जियनशिप नहीं मानता है। इसलिए अब शादी विवाह का जहाँ तक सवाल है तो दोनों स्वतंत्र है। चिराग पासवान भी स्वतंत्र हैं और प्रिंस राज पासवान भी स्वतंत्र है। दोनों जहाँ कहेंगे वहाँ शादी हम लोग कर देंगे, उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं, चूँकि तिलक दहेज तो लेना नहीं है जी। तो जहाँ उन लोगों की इच्छा होगी, चाहे जात में हो प्रजात में हो, जहाँ भी आप कहिए कि हमारी इच्छा है, इस लड़के हमको पसंद है, वहाँ हम लोग रात सज के जाएंगे, शादी हो जाएगी। तो चिराग पासवान की तो कंगना के साथ बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कंगना जी के साथ तस्वीर वायरल इसलिए हुआ कि साथ में लोगों ने फिल्म में काम किया था। जब फिल्मी दुनिया में चिराग जी गए थे तो हीरो चिराग जी थे, मेन हीरोइन कंगना राना ही थी। तो उसमें काम किया था, तो उस समय से पुराना रिश्ता है। कुछ खास नहीं लग रहा आपको? मुझको तो इतनी कोई जानकारी नहीं। ठीक है। प्रिंस राज ने पिछले इंटरव्यू में मुझे सर बताया था कि जहां परिवार वाले बोलेंगे मैं वहां शादी कर लूंगा, उनके हिसाब से ही करूंगा, भैया अपना देख ले, ऐसे मतलब चिराग पासवान अपना देख ले, लेकिन मैं तो परिवार की रजामंदी जहां होगी वहां कर लूंगा। तो आप कोई प्रपोजल वगैरह आ रहा है आप लोगों के पास? हाँ, आया है, मैंने प्रिंस से बात भी किया है, और हो सकता है कि इस साल के अंत तक में प्रिंस राज की शादी हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप तीनों को मैं देखती हूँ, समय से शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, तो आदमी थोड़ा मैच्योर होता है, उससे फिर मतलब समझदारी आ जाती है और राजनीति भी अच्छी चलती है, ऐसा लगता है आपको? तेजस्वी में भी एक बदलाव आया है, शादी के बाद गंभीरता आई है आपको, आप ये समझते हैं, मानते हैं? एक्चुअली होम मिनिस्ट्री में माना जाता है, होम मिनिस्टर का जिससे अधिकार होता है पूरे देश में, उसी तरह पत्नी का पति पर होता है। तो स्वाभाविक है कि जब शादी विवाह हो जाता है लड़के का, तो निश्चित रूप में घर के वातावरण में, घर में बाल बच्चा होता है, पत्नी होती है, तो निश्चित रूप से पत्नी का शिकंजा पति पर रहता है और घर सुदृढ़ रूप से चलता है। इसमें कतई दो राय नहीं। हम लोग की शादी तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन परिवार में आज तक कोई क्लेश नहीं हुआ, आराम से हम लोग ज़िंदगी बिता रहे हैं। ठीक है। आपकी शादी पर खास तौर पर रामविलास जी ने ध्यान दिया था कि भाई लड़की जो है पशुपति पारस के हिसाब से होनी चाहिए, जो मेरे केस में हो गया, उनकी पहली शादी में जो दिक्कतें रही वैसा कुछ ना हो, ये उन्होंने इंश्योर किया था आपकी शादी से पहले, उस बारे में कुछ बताइए। हमारी शादी उस समय हम लोग हायर सेकेंडरी पास किए थे, उसमें लास्ट हायर सेकेंडरी, तो मैट्रिक नहीं था, हायर सेकेंडरी था, और उसमें हमारी शादी हुई थी। उसके बाद हमारे बड़े भैया पासवान जी भी लड़की भी देखने गए थे, हमारे पिताजी भी गए थे, सब लोगों की रजामंदी से। हमारे जो ससुर साहब थे वो टीचर थे, हमारी सास भी टीचर थी, तो सब लोगों की रजामंदी से शादी हुई और बहुत अच्छे माहौल में हम लोग आज पारिवारिक लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। हमारी पत्नी भी हेड मिस्ट्रेस होकर सेवानिवृत्त हुई है, मिडिल स्कूल में हेड मिस्ट्रेस थी। ठीक है। एक चीज़ बताइए कि इतनी बातें हो रही हैं, जब चिराग पासवान छोटे थे, चाचा चाचा करते होंगे, पीछे पीछे घूमते होंगे, कुछ और उस दौर का कुछ अच्छा किस्सा बताइए। चाचा तो आज भी करते हैं, उसमें कहाँ दूर है। चाचा और भतीजा का रिश्ता तो आज भी है, और तो बचपन में हम लोगों ने चिराग पासवान को गोद में खिलाया, दुलार किया, प्यार किया, सब कुछ हुआ। लेकिन आदमी जब बड़ा होता है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो फिर माँ बाप की तरफ उसका निगाह कम हो जाता है और अपने मन से वो काम करता है। वही बात हुआ चिराग पासवान जी के साथ। चिराग पासवान जी को कोई लाड प्यार में हम लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं हुई। पासवान जी का जितना लाड प्यार चिराग के साथ था, उससे भी अधिक हम लोग करते थे, परिवार के सभी लोग करते थे। लेकिन अब कौन सा परिस्थिति आया ये हम नहीं बता सकते हैं, और हम लोगों का परिवार और पार्टी दोनों टूट गई। चलिए, अपनी नाराजगी तो अपनी जगह, लेकिन चिराग राजनीति में तरक्की कर रहे हैं और देश में बड़े नेताओं में उनकी गिनती होने वाली, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। खुशी होती है कि परिवार का एक लड़का अच्छा कर रहा है? खुशी तो स्वाभाविक है, खुशी तो होगा ही। पासवान जी देश के इतने बड़े नेता हो गए तो पूरे समाज को खुशी हुई, परिवार में पूरे समाज को खुशी हुई। उसी तरह से कोई व्यक्ति बड़ा नेता होगा तो हमारी बात तो छोड़िए, पूरे समाज को लोग उसको शुभकामना देंगे, उसको बधाई देंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो बड़ा से बड़ा आदमी हो। इसमें कतई दो राय नहीं। ठीक है। प्रिंस राज के फ्यूचर को लेकर चिंता होती है? निश्चित रूप से परिवार में प्रिंस राज मेरे साथ रहता है, प्रिंस राज मेरे साथ में है, आज भी इसी कोठी में रहता है। जो सरकारी बंगला था वहाँ नहीं गया, यही रहता है, और काफ़ी चिंता है। और
भविष्य प्रिंस राज का भविष्य उज्ज्वल है। आज न हो कल हो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, भारत सरकार के अच्छे से अच्छे पद पर जाएगा। ऐसा लगता है कि उस वक्त लोकसभा चुनाव के दरमियान कुछ ऐसी बातें आई थी सर कि प्रिंस चाहते हैं कि चिराग से बातचीत करके मामले को सुलझा लिया जाए, परिवार भी एक हो जाए, पार्टी भी एक हो जाए, सीटों का बंटवारा। नहीं, ये गलतफहमी है आप लोगों को, ये गलतफहमी है आप लोगों को। प्रिंस कभी नहीं चाहा कि चिराग से हमारी दोस्ती हो जाए, उनकी दोस्ती हो, और ऐसा कोई परिस्थिति नहीं आया, कोई मीडिएटर ऐसा नहीं था। तो होता ना मीडिएट करने वाला, दो आदमी में झंझट होता, तीसरा आदमी आके मीडिएट कर दिया। गांव घर में देखते हुए कि दो आदमी झगड़ रहा, तीसरा आदमी गांव का जो मुख्य आदमी आके पंचायती कर दिया, दोनों में हाथ मिला दिया, गला मिलाया। उस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई जिसमें प्रिंस राज चिराग के पक्ष में था, ये मैं नहीं मानेगा। ठीक है, आपने चिराग के विषय में बात करते हुए बहुत अच्छी बातें भी बताई, कुछ मन में जो नाराज़गी है वो भी जिक्र किया, लेकिन जब मीडिया कैमरे के सामने चिराग पासवान आपका पाँव छूते हैं, आप लोग गले मिलते हैं, तस्वीरें वायरल होती है, तब मन में क्या चलता है? देखिए, ये तो हिंदू धर्म है, और ख़ास करके हम लोग का जहाँ घर है, मिथिलांचल घर है, बिहार में मिथिलांचल घर है, वहाँ का कल्चर है पैर छूना, बड़े लोगों को पैर छूना, प्रणाम करना। आपको मालूम होना चाहिए कि जब बड़े साहब जीवित थे, पासवान जीवित थे, तो मैं उनके सामने में कुर्सी पर भी नहीं बैठता था। वो लाख प्रयास करते थे कि पारस से आओ बैठो, मैं उनके सामने में चेयर पर नहीं बैठता था। ये तो अच्छी बात है, बड़े लोगों को इज्जत करना, कदर करना। आप को हम प्रणाम करते हैं, आप उसका जवाब देते हैं, तो दोनों में अर्थ है। मैंने पहले कहा आपको कि ताली एक हाथ से नहीं बजता, दोनों से बजता है। तो अदब करना, इज्जत करना, ये बहुत अच्छी बात है, हम इसको अच्छा मानते हैं। हम लोग गांव में जाते, एक बार की बाहर कहानी आपको कहते हैं कि पासवान जी रेल मंत्री थे, सहरबंदी गए, अपने गांव गए, हम लोग भी थे। हमारे खेत में काम करने वाला जो मजदूर था, उम्रदराज था, उसको जाकर के पैर छू के प्रणाम किए, तो आशीर्वाद दिया कि भारत सरकार का रेल मंत्री, हमको पैर छू के प्रणाम किया। वहीं बगल में हमारा गाँव का मुखिया था बैठा हुआ, वो पासवान जी कहा गए आप क्या करते हैं, वो मजदूर है, उसको पैर छू के प्रणाम करते हैं। बड़े साहब मुखिया जी को समझाए कि हम पैर छू के प्रणाम किए तो मेरा कुछ गया, लेकिन हम जब पैर छू के प्रणाम किए तो उस आदमी का आत्मा कितना खुश हुआ। ये हिंदू धर्म में हो या किसी भी धर्म में ये है, होना ही चाहिए। बड़े लोगों का आदर निश्चित रूप से करना चाहिए। ठीक है, आपने अभी बताया कि कोई मीडिएटर नहीं था जो चीज़ों को सुलझा दे, तो बीजेपी ने कभी उस मीडिएटर की भूमिका निभाने की कोशिश नहीं की? नरेंद्र मोदी जी आपके भी आप भी काफ़ी इज्जत करते हैं, चिराग भी काफ़ी इज्जत करते हैं। वैसी कोई परिस्थिति हम लोग के पास में नहीं आया। नीचे तबके के लोग, सेकेंड थर्ड लाइन के लोग कर रहे थे, लेकिन हाई लेवल के लोगों के द्वारा कोई ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई कि दोनों चाचा भतीजा को एक कर दिया जाए, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, आपको लगता है कि वो जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया? नहीं, कोई जल्दीबाजी मैंने गलत फैसला नहीं लिया। ये पार्टी वर्कर्स की राय थी कि हमारा पार्टी, हमारा संगठन पूरे बिहार में है, 5 सांसद हमारा है, हमारे पार्टी के साथ अन्याय हुआ। फिर भी आपने देखा होगा कि मैं इस्तीफा जरूर दिया, लेकिन उस समय भी मैं अपने आप को माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं सिपाही माना, और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैंने कहा कि आज देश के नेता के रूप में, विश्व के सर्वमान्य नेताओं के रूप में वो हैं, वो आज भी हमारे नेता हैं, और मैं एनडीए गठबंधन में हूँ। उस दौरान आपकी लालू यादव से बातचीत की खबरें आई थी कि आपने वहां बात शुरू की है? एकदम गलत है, ये सब देखिए, ये सब बिल्कुल र्यूमर है। यदि लालू यादव से हमारी बात होती और 5 को मेरा सांसद था तो हम चुनाव लड़ते, हम निर्विजय भी चुनाव लड़ते, हम तो सक्षम थे लड़ने के लिए। हम भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे, मेरा क्षेत्र था हाजीपुर, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं शुरू में ही कहा था कि मैं जब तक राजनीति में हूँ, मैं एनडीए गठबंधन के साथ हूँ, और भविष्य में भी मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूँ। हमारा एक संकल्प है, इसलिए वो सब बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमने देखा कि चिराग पासवान के एक सांसद थे, 5 उनको सीट मिल गई, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी 1 सीट मिल गई, अभी पार्टी में आए थे, जीतन राम मांझी को भी 1 सीट मिल गई। आगे वो लोग जीते हारे, केंद्र में मंत्री बनने का ही मौका मिला, और उपेंद्र जी राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसी क्या कमी है पशुपति पारस में कि एनडीए ने हाथ खाली रख दिया, कुछ नहीं दिया? आप ये तो एनडीए के लोगों से पूछिएगा, आपकी तरफ से कोई लगता है कि ये कमी रह गई? एनडीए गठबंधन के जो बड़े लोग हैं उनसे पूछिएगा कि एक दलित की पार्टी, और हम पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था, आज भी नहीं है, मैं संगठन करता रहा हूँ। तो ये बात तो भाजपा के बड़े लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर पारस जी में क्या कमी थी कि आपने उनको दरकिनार कर दिया।
ये तो आप उनसे पूछिए। पूछेंगे। हमारी क्या गलती है मुझको पता नहीं है, मुझको तो पता है कि हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, लालू जी ने उस वक्त सहानुभूति के लिए कोई कॉल किया था क्या, या उधर से कोई कॉल आया था कि यार आपके साथ गलत हो रहा है हमारे साथ? पूरे बिहार के लोगों ने कहा था, खुद भाजपा के लोगों ने कहा कि आपके साथ गलत हुआ। ये कोई भी लोग अच्छा नहीं कहा कि पांच सांसद की पार्टी हो और ईमानदारी पूर्वक हम आपके साथ हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि मैं एनडीए गठबंधन के साथ ईमानदारी से था, आज भी हूं। और मैं अपने भाषण के क्रम में जहां कहीं भी गया तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने जितनी सराहना की है, शायद उनके दल के भाजपा के सांसद भी नहीं करते हों। तो सहानुभूति तो हमारे साथ में लोगों का था। आज भाजपा के लोग भी कहते हैं कि आपके साथ गलत हुआ, और हम तो कहते हैं कि चूँकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है और हम लोग सोशल, हम लोग उतना दूर तक नहीं जा सकते हैं, जहाँ हैं वहाँ हैं, संगठन करता रहे हैं। आज नहीं कल, फिर कल, आज नहीं मिला फिर कल जरूर मिलेगा। लंबी लड़ाई पिछले 1 आध साल में आपने लड़ी है, और उससे पहले पार्टी जो टूटा वो भी एक लंबी लड़ाई थी। थक जाते हैं, इतनी उम्र हो गई है पशुपति पारस जी, कभी थकते हैं? नहीं, थकते नहीं, संगठन करता हम लोग हैं, थकते नहीं। जिस दिन आदमी वर्कर्स की कमी होती है उस दिन थक जाते हैं। हम लोग भीड़ पसंद आदमी हैं। जिस दिन अधिक से अधिक जितने भी लोग आते हैं हम लोगों को खुशी होती है, थकने का सवाल नहीं। हिम्मत कभी जवाब देता है कि अब बहुत हो गया, अब नहीं? नहीं, हम लोग देखिए बचपन से हम लोग का जहाँ घर है, मेरा घर सुदूर गांव में है, और हमारे पिताजी किसान थे। देखिए मेरे पिताजी की फोटो आप देख लीजिए एक बार। हमारी माता जी है, हमारे पिताजी हैं, ये कबीर पंथ के संत थे, कबीर पंथ थे, और ये पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन शुरू से इनका सोच था कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं। हम 3 भाई थे, और हमारे गांव में उस समय में सरकारी स्कूल नहीं था, प्राइवेट स्कूल था। और हम लोग दूसरे जिला, खगड़िया जिला के रहने वाले हैं, और दरभंगा जिला पढ़ने जाते थे तीनों भाई, और 2 नदी पार करके पढ़ने जाते थे। और हमारे पिताजी किसान थे, 5 बीघा ज़मीन था। उस गांव से, सुदूर गांव से हमारे पिताजी का देन है, उन्होंने शिक्षा दी, और उनका देन है कि आज हम लोग इस ज़मीन से वहाँ से लेकर के स्लेट लेके जाते थे, खली लेके दीवार पर लिखते थे। और सरवंडी गाँव में पैदा लेने वाला आदमी आज पार्लियामेंट हाउस का मेंबर हुआ। हमारे परिवार में 3 कैबिनेट मिनिस्टर हुए, पासवान जी हुए, मैं हुआ और चिराग पासवान जी हुए, और 5 सांसद हम लोग हुए। 3 भाई हुए, 3 भाई में 2 भाई के लड़के हुए। ये नाम तो, ये तो निश्चित रूप से गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम लिखना चाहिए। इसलिए हम लोग घबराते नहीं, संघर्ष से आगे बढ़े। तो जो भी संघर्ष से आगे बढ़ा है, जो आदमी गरीबी भी देखा है, अमीरी भी देखा है, दुख भी देखा है, सुख भी देखा है, दिन भी है, रात भी है, उसको घबराहट नहीं होती। हम लोग संघर्ष करने वाले व्यक्ति है, संगठन करता है, इसलिए कभी भी हम लोग निराश नहीं होते हैं, आशावादी व्यक्ति हैं। ठीक है, एक आरोप ये लगता है कि बीजेपी ने चिराग कार्ड खेला 2020 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन हम लोगों तक जो जानकारी है कि चिराग पासवान से सीट शेयरिंग की डील डन नहीं हो पाई 2020 में। क्या हुआ था उस वक्त, क्यों चिराग ने अलग राह पकड़ी थी? ये बात तो आप चिराग पासवान से पूछिए, मुझको पता नहीं। उस वक्त मैं बीमार भी था, मुझको कोरोना हो गया था, उस समय मैं बीमार था, और मैं कभी ये नहीं चाहता था कि एनडीए गठबंधन से अलग होकर हम चुनाव लड़ें। और मेन हमारी लड़ाई उसी समय से हुई, उसमें पासवान जी जीवित थे। जब ये बात चल रही थी कि अकेले चुनाव लड़ें, तो पासवान जी ने भी मना किया था कि अकेले चुनाव नहीं लड़ना है। अब कौन सी परिस्थिति आई, क्या विपरीत परिस्थिति हुआ कि लोगों का फैसला हुआ कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। जबकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक हुई थी, 85% लोग की राय थी कि एनडीए गठबंधन के साथ है, हम चुनाव लड़ें। और हमारे जो 6 में से 5 सांसद हम लोग थे, 5 सांसद की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन के नाम पर जीत के आए हैं, लोकसभा के सदस्य हुए हैं, इसलिए हम एनडीए गठबंधन के साथ रह के चुनाव लड़ें। लेकिन चूँकि उसमें पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी वही थे, उनका फैसला हुआ अकेले लड़ने का। अब उस इंटरनली किससे क्या समझौता था और किससे विरोध था, ये तो अब चिराग पासवान। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी से, चलिए बड़े नेताओं से, चाहे अमित शाह जी हों या बिहार के नेता हैं, उनसे तो आपकी मुलाकात होती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी चिराग पासवान के ज़्यादा करीब दिखाई देते हैं, आपसे कम बातचीत होती है। उनके साथ कैसा रिश्ता है आपका, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से? बहुत अच्छा रिश्ता। आपने बयान नहीं सुना होगा जीतन राम मांझी जी का, आज सप्ताह में बयान आया था, कुछ 6 आदमी मैं जाऊँगा पारस जी से मिलने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के क्षेत्र के रहने वाले हैं, जनधावन का घर है। हमारा रिश्ता देखिए, मेरा रिश्ता सबसे अच्छा है,
अब अखबार में और टीवी मीडिया में बयानबाजी देना एक अलग चीज़ है। मेरा रिश्ता जितना मांझी जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, या बिहार के अब जितने भी लोगों को देखिए, बिहार प्रदेश के जितने भी लोग भाजपा के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, इवन नीतीश कुमार जी हैं, सब लोगों से मेरा रिश्ता, किसी से मेरा रिश्ता बुरा नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत टाइम आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पशुपति कुमार पारस हमारे साथ जुड़े थे, लंबी बातचीत हुई और दिल से उन्होंने बातचीत की। इनकी यही अच्छी बात है कि जब भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, और कई बार दिल से बोलना नुकसान भी कर जाता है। शायद यही वजह है कि पार्टी परिवार में थोड़ी बहुत मनमुटाव की स्थिति है। उम्मीद यही कि जल्द ही सब ठीक हो जाए और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में फुल फ्लेजेड पूरे जोश के साथ पशुपति पारस जी मैदान में नजर आए। इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आपको भी धन्यवाद।